हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन लेके आए हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, जो सेट नंबर 3 है। और इसी के साथ सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 एनालिसिस पूरी तरह से कर दिया गया है। और ये वीडियो प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, प्ले लिस्ट भी देखिएगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से प्ले लिस्ट बनाया गया है। दोस्त बता देते हैं कि अगर बात करिएगा प्रैक्टिस सेट का, तो इसका पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसका लिंक है जो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और वहां से पीडीएफ के अनुसार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्त बता देते हैं कि इसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का अगर बात करिएगा तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में 50 नंबर का आपको CBT 2 होगा और 50 नंबर का मैथ और रीजनिंग होगा, मैथ प्लस रीजनिंग। और 50 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जिसमें हम एक प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हैं जो प्रैक्टिस सेट नंबर आज का 3 है। और इसी के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 करा दिया गया है। और इसी के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी हम अभी इंस्ट्रूमेंट का भी एक ऑब्जेक्टिव दिए हैं जो चैप्टर वाइज है, और चैप्टर वाइज इसी तरीका से आते भी रहेगा अल्टरनेट में। तो चलते हैं आज सेशन का स्टार्ट करते हैं। दोस्त बता देते हैं कि अगर आपको ये सेशन से फायदे हो रहा है और प्रैक्टिस अच्छे से चल रहा है तो कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और ये सेशन है जो आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा, पर डे सेशन 11 से 12 के बीच में अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं आज सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि 1 से 2 न्यूमेरिकल जो था उसके लिए हम छोड़ दिए थे कि 1 से 2 न्यूमेरिकल जब 4 से 5 या 7 8 होगा तो उसका लिए भी हम इसका एक जगह एक वीडियो बना देंगे, वहां में न्यूमेरिकल इसका सोल्व करवा देंगे। तो चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न में जो बोला गया है, आज का प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि थ्रस्ट का एसआई इकाई क्या है। थ्रस्ट का एसआई इकाई क्या है? तो आपको बता देते हैं कि थ्रस्ट भी एक प्रकार का बल है। थ्रस्ट क्या है? तो बल है, और बल का इकाई क्या होता है? तो न्यूटन होता है। बल का इकाई क्या होता है? तो न्यूटन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर पास्कल का बात करेगा तो दाब का एसआई इकाई है। दाब का क्या होता है? तो पास्कल होता है। फिर जूल का बात करेगा तो कार्य का क्या होता है? जूल होता है। कार्य का क्या हुआ? तो जूल हुआ। प्रतिरोध का अगर बात करेगा तो प्रतिरोध का क्या होता है? तो प्रतिरोध का होता है ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में देखिएगा, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की कोई भी इकाई नहीं है। किस भौतिक मात्रा है जिसकी कोई भी इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं है। एक सापेक्षिक घनत्व, एक अपवर्तनांक याद रखेगा, अपवर्तनांक, इसका भी कोई भी इकाई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि 200 वोल्ट के एक 100 वाट लैंप को 100 वोल्ट पर धारा प्रदान की जा रही है, तो यह किस लैंप के समान है? बोला है कि 200 वोल्ट के एक 100 वाट लैंप को 100 वोल्ट पर धारा प्रदान की जा रही है, तो यह किस लैंप के समान होता है? तो ये 25 वाट के समान होगा। ये कितने? तक 25 वाट के समान होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में दिया गया है, कहा गया है कि 12 न्यूटन और 8 न्यूटन परिमाण के 2 बल एक वस्तु पर कार्यरत है, तो वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा? परिणामी बल का अधिकतम मान पूछा गया है। तो एक फॉर्मूला यहाँ याद रखिएगा कि जो परिणामी बल का एफ जो मैक्सिमम होता है वो एफ मैक्सिमम होता है ए प्लस बी मैक्सिमम होता है। कब? जब डिग्री जो होगा, थीटा का मान 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बताइए कि एफ मैक्सिमम जब निकालिएगा तो ए का मान कितना है? तो 12 न्यूटन है, और बी का मान कितना है? तो 8 न्यूटन है। तो 12 8 कितना हो जाएगा? तो 20 न्यूटन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इसका बेसिक जानना चाहते हैं तो बेसिक भी आपको हम बता देते हैं। जिसे ये बताइए कि अगर एफ मैक्सिमम निकालना रहेगा तो एफ मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। हम बोले थे कि जब बल जो जिसे बोला है वस्तु पर कार्यरत है, तो वस्तु पर कार्यरत है तो 0 डिग्री पर कार्यरत है। तो ये बताइए कि थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप बैठा सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा, cos 0 डिग्री लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री। तो जब इसको सोल्व करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और प्लस 2ab है। तो फिर आगे सोल्व करिएगा तो ये जो बनेगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो बाहर में जो फाइनल आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो एफ मैक्सिमम कितना मिलेगा, तो a प्लस बी मिलेगा। और इसी का हम शॉर्टकट में शुरुआत में जो लिखे थे कि एफ मैक्सिमम a प्लस बी होगा कब, जब थीटा का मान 0 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी। जैसे जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक से कम होगी, बंदूक से ज़्यादा होगी, अतुलनीय होगी, या बंदूक के समान होगा। तो ये बताइए कि एक बंदूक है और बंदूक में क्या है, तो बंदूक से गोली चलाई जाती है, बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा, तो आपको स्वाभाविक पता है कि बंदूक से जो है वो बुलेट की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि बंदूक से क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा। किसका, तो बुलेट का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और फिर अगले 2 सेकंड में 15 मिनट की यात्रा करती है तो वस्तु का औसत गति क्या होगा। तो औसत गति एवरेज आपको पता होगा कि टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। तो 15 और 23 का अगर ऐड करिएगा तो कितना होगा, तो 38 होगा, और फिर 2 और 3 सेकंड का ऐड करिएगा तो 5 सेकंड होगा। इसको जब डिवाइड करिएगा तो 7 × 5 = 35 और 6 × 5 = 30, 7.6 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि गति के प्रभाव में आने पर किसी वस्तु में ऊर्जा विद्यमान होती है। बोला है कि गति के प्रभाव में आने पर किसी वस्तु में ऊर्जा विद्यमान होती है तो गति के प्रभाव में आने पर क्या होगा, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 2 याद रखेगा, एक याद रखेगा 1/2 mv², और एक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखेगा p²/2m। ठीक है, ये p² है जो क्या है, संवेग है। तो संवेग के केस में गतिज ऊर्जा p²/2m, और वेग और द्रव्यमान के केस में mv² 1/2 mv² होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्थितिज ऊर्जा का बात करेगा तो इसका फॉर्मूला याद रखेगा mgh है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिमाण क्या होगा। बोला है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिमाण क्या होगा। तो प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक जो विस्थापन का परिमाण होगा वो क्या होगा, तो एक सीधी रेखा में होगा, एक सीधी रेखा में होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि एक पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व है जो 10 ग्राम पर सीसी है, और एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व है जो 9.7 ग्राम पर सीसी है। तो पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उत्तोलक बल अघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर उत्तोलक का बात करेगा तो 3 श्रेणी आता है। श्रेणी नंबर फर्स्ट आता है, श्रेणी फर्स्ट उत्तोलक होता है, द्वितीय उत्तोलक होता है और तृतीय उत्तोलक होता है। अब आपको हम बता देते हैं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय में ट्रिक याद रखेगा FLE। फलक्रम अगर बीच में आता है तो प्रथम उत्तोलक होता है, लोड बीच में आता है तो द्वितीय उत्तोलक होता है, और इफट बीच में आता है तो तृतीय उत्तोलक होता है। तो याद रखेगा कि उत्तोलक 3 प्रकार का होता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। बीच में आएगा फलक्रम तो फर्स्ट श्रेणी, बीच में आएगा लोड तो द्वितीय श्रेणी, और बीच में आएगा तो तृतीय श्रेणी जब इफट लगेगा। अगर फर्स्ट का एग्जाम्पल का अगर बात करिएगा तो प्लायर याद रखेगा, पिलास याद रखेगा, पिलास हो गया। उसी तरीके से तराजू याद रखेगा, फिर शीशो याद रखेगा। द्वितीय श्रेणी का अगर बात करिएगा तो एक पहिया वाला गाड़ी याद रखेगा, और तृतीय श्रेणी का अगर बात करिएगा तो चिमटा याद रखेगा, चिमटा हो गया जो तृतीय श्रेणी का हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है। तो फर्स्ट लीवर में हम बताए थे कि फर्स्ट लीवर में ये मानिए कि FLE याद रखेगा। अब फर्स्ट लीवर है तो फलक्रम बीच में आना चाहिए, तो फलक्रम बीच में आएगा, लोड और इफर्ट कहीं भी रख दीजिए। तो फलक्रम बीच में आएगा तो देखिए प्लायर हो गया, तो प्लायर में भी फलक्रम बीच में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चिमटा का अगर बात करेगा तो चिमटा जाता है जो तृतीय श्रेणी में जाता है। श्रोता का अगर बात करेगा तो श्रोता जाता है द्वितीय श्रेणी में होता है। श्रोता किस में जाता है, तो द्वितीय श्रेणी में है। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि बताइए कि कथन ए और कथन बी दिया गया है, तो कथन आर दिया गया है। बोला है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन का श्यानता बढ़ता है। आपको सही और गलत चुनना है। फिर बोला है कि तापमान में वृद्धि के अणुओं को गतिज ऊर्जा बढ़ता है। समझिएगा ध्यान से। बोला है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाता है। आपको हम बता देते हैं कि श्यानता का अगर बात करिएगा तो श्यानता सबसे ज़्यादा होता है मधु में, मधु के बाद होता है जल में, और जल के बाद होता है किरोसिन में। अब तापमान जब बढ़ाइएगा तो श्यानता घटेगा, और यहाँ बोल रहा है कि श्यानता क्या बढ़ता है, तो ये गलत दिया है, तो ऑप्शन जो कथन ए है वो गलत है। दूसरा बोला है कि तापमान में वृद्धि पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में बढ़ जाता है, तो ये सही दिया है कि जब तापमान बढ़ाइएगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। तो ए गलत दिया है और आर सही दिया है। ऑप्शन में चलिएगा, 12 नंबर में ऑप्शन में देखिएगा, बोला है कि ए और आर दोनों सही है और आर एक सही स्पष्टीकरण है, तो ये गलत है। ए और आर दोनों सही है, ए भी गलत है। फिर बोला कि ए सही है और परंतु आर गलत है, ए भी गलत है। बोला ए गलत है और आर सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि दाब को मापने का यंत्र कौन सा है। तो दाब मापने का अगर यंत्र का बात करिएगा तो दाब मापने का यंत्र है मैनोमीटर। मैनोमीटर से दाब मापा जाता है, मैनोमीटर से दाब मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर का अगर बात करिएगा तो गैल्वेनोमीटर है जो धारा की उपस्थिति को बताता है, धारा की उपस्थिति को बताता है, धारा की उपस्थिति को बताता है। फिर पूछेगा कि बताइए अमीटर किसको बताता है, तो अमीटर है जो धारा की मात्रा को ज्ञात करता है। तो धारा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए अमीटर या धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर हो गया जो दाब के मापने के लिए करते हैं। फिर गैल्वेनोमीटर जो धारा की उपस्थिति को बताता है। और वोल्टमीटर का अगर बात करेगा कि वोल्टमीटर किसको बताता है, तो वोल्टमीटर है जो विभव को मापता है, विभव या विभवांतर को मापता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी, किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी। तो समझिएगा, किस प्रकार के बल्ब में सबसे कम ऊर्जा की खपत जो होता है वो एलईडी लाइट में होता है। एलईडी लाइट में ऊर्जा की खपत कम होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए करता है कौन, तो बैटरी काम करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो पवन चक्की है जो पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करता है, तो गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है। पवन चक्की किसका उपयोग करता है, तो गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि वॉशिंग मशीन अगर बात करिएगा कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, तो आपको पता है कि वॉशिंग मशीन है जो अपकेंद्रीय पर काम करता है, अपकेंद्रीय बल पर वॉशिंग मशीन काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या होता है। किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या होता है। तो अगर अपेक्षित गुणधर्म का अगर बात करते हैं तो अपेक्षित गुणधर्म का निम्न क्वथनांक होना चाहिए, उच्च क्रांतिक तापमान भी होना चाहिए और वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक गलत थर्मामीटर बर्फ का गलनांक 5 डिग्री सेल्सियस एवं जल का क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस है। यदि यह थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 59 डिग्री सेल्सियस ज्ञात करता है तो वस्तु का सही ताप क्या होगा। बोला है कि एक गलत थर्मामीटर पर बर्फ का गलनांक 5 डिग्री सेल्सियस है एवं जल का क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस है। तो यदि यह थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 59 डिग्री सेल्सियस ज्ञात करता है तो वस्तु का सही तापमान क्या है, वस्तु का सही तापमान ज्ञात करना है। तो दोस्त याद रखना, जो आपको वस्तु का तापमान दिया है कि किसी वस्तु का तापमान कितना है, तो 59 डिग्री सेल्सियस है, तो 59 डिग्री सेल्सियस, और ये बताइए कि गलनांक कितना दिया था, तो 5 डिग्री सेल्सियस दिया था। उसी तरीका से क्वथनांक कितना दिया है, तो 95 डिग्री सेल्सियस, और गलनांक कितना दिया है, तो 5 डिग्री सेल्सियस, और C/100 से इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप घटाइएगा तो यहाँ आएगा 54/90 बराबर C/100।
100। एक जीरो से एक जीरो 9 छक 54 कटा, तो सी का कितना आएगा, तो 60 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से रिपीट कर देते हैं, यहाँ याद रखिएगा जो वस्तु का तापमान रियल जो दिया है, या जैसे यहाँ पढ़िएगा कि यदि यह थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 59 डिग्री सेल्सियस ज्ञात करता है, तो 59 डिग्री सेल्सियस माइनस गलनांक जो दिया है वो लिखना है। और उसी तरीका से फिर आपको कितना बोला है था क्वथनांक, तो क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस था। 95 डिग्री माइनस 5 बराबर सी बटा 100 लगाइएगा, तो यहाँ से आपको वस्तु का सही तापमान ज्ञात होगा, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला है कि H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। जिसे H2O मतलब जल का अधिकतम घनत्व का बात करिएगा, तो अधिकतम घनत्व इसका होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। लेकिन आंसर जो दिया है फ़ारेनहाइट में दिया है। तो आपको हम कल एक बताए थे कि C/5 F माइनस 32/9 बराबर K-273 73/5। ये कॉम्बिनेशन है जो आपको लिखाए वो याद रखेगा, ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब यहाँ लगा सकते हैं कि C/5 बराबर F - 32/9। आपको दिया कितना है, तो 4 डिग्री सेल्सियस है, तो 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ लिखिएगा कि 4/5 बराबर F - 32/9 है। अब यहाँ से आप मल्टीपल करिएगा, 9 चौको 36, अब 5 तो यहाँ जो F का वैल्यू जो निकल के आवेगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आवेगा। आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको हम यहाँ कैलकुलेशन जो भी फार्मूला लगा है वो हम बता दिए हैं। अगर फार्मूला का बात करिएगा तो ये फार्मूला एक ये याद रखिएगा, C/5 बराबर F - 32 अब बराबर K-273/5। आपको पता है कि जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस लेके जिसका पूछा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लगाइएगा तो आपको आंसर ए मिल जाएगा। यहाँ से फाइनल रिजल्ट तक पहुँचेगा तो 39.2 फ़ारेनहाइट डिग्री है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा भाप, बोला है कि ज्यादा से ज्यादा भाप, एक सेकंड बात करते हैं। ज्यादा से ज्यादा भाप टर्बो परिवर्तित को के लिए कुंडलित किया जाता है। बोला है कि ज्यादा से ज्यादा भाप टर्बो के लिए कुंडलित किया जाता है, तो 2 ध्रुवों को कुंडलित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें होता है। तो अगर बात करेगा रेडियो सक्रिय पदार्थ से जो निकलता है, ये जो किरणें निकलता है, मानते हैं कि यूरेनियम से, रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम भी है, तो यूरेनियम से 3 किरणें निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा निकलता है। तो ये बताइए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। फिर बोला न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, फिर पहला दिया है विद्युत चुंबकीय विकिरण, तो ये भी गलत है। तो ये सही दिया है कि न्यूक्लियस के द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें हैं, जो क्या है, तो न्यूक्लियस के द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में परिवर्तन के लिए किया जाता है। बोला है कि एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो धारा नियंत्रक का जो उपयोग होता है वो प्रतिरोध के परिवर्तन को बोलते हैं। एक विद्युत परिपथ में जो धारा नियंत्रक होता है वो प्रतिरोध परिवर्तन के लिए किया जाता है, प्रतिरोध परिवर्तन के लिए किया जाता है। और प्रतिरोध का फॉर्मूला भी याद रखेगा कि R बराबर रो L/A होता है, R बराबर रो L/L ए होता है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का होता है, और R व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है, तो क्षेत्रफल का होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि समान विभव वाली दो आवेशित वस्तु एक संवाहक तार से जुड़ी है। बोला है कि यदि समान विभव वाली 2 आवेशित वस्तु एक संवाहक तार से जुड़ी है, तो चुंबकीय प्रेरणा प्रवाह होगा, धनात्मक से ऋणात्मक तक प्रवाह होगा, धारा प्रवाह नहीं होगा, धारा ऋणात्मक से धनात्मक प्रवाह होगा। तो अगर बात करिएगा इसका समान विभव में, तो समान विभव किस में होता है, तो समान विभव का अगर बात करिएगा तो आपको पता है कि एक होता है समांतर श्रेणी, और एक होता है श्रेणी क्रम। जैसे कि समांतर होता है, एक होता है श्रेणी।
एक होता है श्रेणी। तो समांतर का अगर बात करेगा तो समांतर में R जो टोटल होता है वो R1 प्लस 1/R2 होता है। लेकिन यही अगर श्रेणी का अगर बात करेगा तो श्रेणी R टोटल जो होता है वो R1 प्लस R2 हो जाता है, R1 प्लस R2 होता है। यहाँ जो अगर बात करेगा समांतर में तो वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज समान होता है और धारा अलग अलग होता है, धारा अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ बात करेगा तो यहाँ धारा समान होता है, धारा क्या होता है तो समान होता है, और वोल्टेज क्या होता है तो अलग अलग होता है, वोल्टेज वोल्टेज होता है जो अलग अलग होता है। तब समझिए यहाँ कि दो समान विभव वाली दो आवेशित वस्तु एक संवाहक तार से जुड़ी हुई है तो धारा प्रवाह नहीं होगी, धारा प्रवाह नहीं होगी। समझिएगा, ध्यान से हम समझा देते हैं फिर से। पहला केस आपको हम बताएं कि समांतर में वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होता है, और श्रेणी में धारा समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। एक केस आप ये भी पढ़े होंगे कि अगर मानते हैं कि एक बैटरी ए लीजिएगा, एक बैटरी ए हो गया और एक बैटरी ये हो गया। अब बैटरी में अगर चाहिएगा कि नहीं हमको चार्ज जो फ्लो करे तो चार्ज फ्लो तभी करेगा जब वोल्टेज का अंतर होगा, और उसी को हम बोलते हैं विभवांतर, उसी को हम क्या बोलते हैं विभवांतर। तब वोल्टेज में अंतर के कारण ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा प्रवाह होगा, आवेश क्या होगा प्रवाह होगा। और यहाँ बोल दिया है समान विभव बोल दिया है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ जो होगा वो धारा प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समान विभव रहने के कारण, समान वोल्टेज रहने के कारण विभवांतर जीरो हो गया, और विभवांतर जीरो के कारण धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मोटर कार बैटरी के संबंध में विचार करना है। बोलता है कि वोल्टता समानता 12 वोल्ट होती है। तो जो मोटर कार की बैटरी की जो वोल्टेज होती है वो कितना होती है तो 12 वोल्ट होती है, तो ये सही है। बोला है कि प्रयुक्त विद्युत अपघट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो ये गलत दिया है। हाइड्रोक्लोरिक नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है। अगले देखिएगा, बोलता है इलेक्ट्रोड के सीसा और ताम्र होता है, तो ताम्र नहीं होता है। फिर अगला देखिएगा, धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है, तो एम्पियर आवर में व्यक्त किया जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि जूल प्रति कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब किसके समान होता है। अगर पिछले लेक्चर अगर देखे होंगे प्रैक्टिस का, तो पिछले में हम बताए थे एक फार्मूला कि V बराबर W/Q याद रखेगा। ये जूल हो गया और ये कूलम्ब हो गया, तो V बराबर W/Q होता है, और V क्या होता है तो 1 वोल्ट के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि पीवीसी के साथ चालक तार को परत चढ़ाकर रोका जाता है। तो आपको पता है कि पीवीसी है जो एक चालक तार के परत जो चढ़ाया रहता है वो शॉर्ट सर्किट से रोकता है, शॉर्ट सर्किट होने से क्या करता है तो रोकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा की अगर वाणिज्यिक इकाई का बात करेगा तो किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट का अगर बात करेगा तो किसका मात्रक होता है तो शक्ति का होता है, और किलोवाट घंटा में हम कह सकते हैं कि 1000 वाट होता है। और 1000 वाट जो है, ये क्वेश्चन का अगर बात करेगा, पूछा था कि 1 किलोवाट कितना वाट के बराबर होता है, तो 1000 वाट के बराबर होता है। और ये प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया वो LP प्री पेपर में PT में पूछा गया है। अगले देखिएगा, जूल होता है कार्य का, और वाट होता है किसका तो पावर का होता है, शक्ति का होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि 1100 वाट की शक्ति वाली मोटर से जुड़ी 220 वोल्ट वोल्टेज तो आउटपुट वाले जनरेटर से खींची गई धारा की गणना कीजिए। एक सेकंड यहाँ हम बताते हैं आपको। इसे बोला गया है कि पावर कितना दिया है तो 1100 वाट दिया है, और शक्ति वाली मोटर से जुड़ी हुई 220 वोल्ट के वोल्टेज के आउटपुट पर क्या पूछा है तो धारा पूछा है। तो आपको पता है कि फार्मूला P बराबर याद रखेगा कि P बराबर होता है IV, एक और याद रखेगा V²/R, और एक और याद रखेगा I²R। और इसका बेसिक फार्मूला एक होता है W क्या, तब अगर पावर का शक्ति का अगर बात करेगा तो शक्ति बराबर क्या होता है तो शक्ति बराबर कार्य बटा क्या हो जाएगा तो समय हो जाएगा, कार्य बटा समय होगा। तो ये बताइए कि आपको दिया है क्या तो शक्ति दिया है और वोल्ट दिया है, और वोल्ट के केस में हमको धारा पूछ रहा है, तो हमको पहला फार्मूला लग जाएगा। तो ये बताइए कि P बराबर IV हम लगाएंगे तो P की मान कितना दिया है तो 1100 दिया है, I हमसे पूछा है, और V कितना दिया है तो 220 दिया है, 220 दिया है। 10 से 10 तो I बराबर 5 तो होता, तो हम कह सकते हैं कि 5 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना तो 5 एम्पियर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में
अगले प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक है जो सुचालक प्रतिरोध का विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुचालक के प्रतिरोध को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। तो सुचालक के प्रतिरोध को विपरीत रूप से प्रभावित कौन करेगा, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल करेगा। अब अगर बात करेगा 30 नंबर का, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैसे किया है, तो ये बताइए कि सुचालक का प्रतिरोध का बात किया है, तो R बराबर पता है कि रो एल बाई ए होता है। हम आपको बताए थे कि R होता है जो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल का, और R होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई का। ठीक है, तो ये बताइए कि व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल का है, तो क्षेत्रफल को अगर प्रभावित करिएगा तो प्रतिरोध भी प्रभावित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कंप्यूटर में NIC का पूर्ण रूप क्या होता है। कंप्यूटर में NIC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि कौन सा गेट है जो इनपुट के पूर्ण करता है, इनपुट के पूर्ण करता है। तो बात करेगा कि इनपुट का पूर्ण कौन करेगा, तो ये करता है नोट गेट करता है, नोट गेट है जो इनपुट का पूर्ण करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले में बोला है कि कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो धूलकण दिया है तो ये तो गलत हो गया, जब ये गलत हुआ तो डी भी गलत हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम से है किसका, तो वायरस का। और इसी वायरस को हटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं कंप्यूटर वगैरह में किसमें, तो एंटी वायरस का उपयोग करते हैं, एंटी वायरस का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में दिया गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, कहा गया है कि जब 5 केजी जल के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर इसके क्वथनांक तक ले जाया जाता है, तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा क्या होगी, जिसका जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता दे दिया है कि 4.2 किलो जूल पर केजी पर केल्विन है। बोला गया है कि जब 5 केजी जल के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर क्वथनांक तक ले गया है, तो ये बताइए कि जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मतलब ये आपसे बोला गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले गया गया है, तो उस केस में ली गई ऊष्मा क्या होगी जब जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता दे दिया गया है 4.2 किलो जूल। यहां से बात करिएगा, आपको पता है कि क्यू बराबर फार्मूला होता है एम एस थीटा होता है, एम एस थीटा या एम एस डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो क्यू बराबर अगर बात करिएगा, तो क्यू हमको निकालना है, क्यू तो ऊष्मा निकालना है, तो एम कितना दिया है, तो एम दिया है 5 केजी, 5 केजी। विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया है, तो 4.2 किलो जूल दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4200। जब 4.2 किलो जूल को किलो को हटाइएगा तो 1000 से गुना करिएगा, और 1000 से गुना करिएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ 4200 जूल, तो 4200 हो गया। और ये बताइए तापमान में अंतर कितना आया है, तो 20 से 100 तक गया है, तो अंतर का अगर बात करेगा तो अंतर कितना हो गया, तो 80 हो गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्यू बराबर होगा 8×5 40 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 400 और गुणे 4200, तो इसका मल्टीपल करिएगा तो मल्टीपल में कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 को 16, 168 और 4 को 0 हो गया, 4 को 0 हो गया। तो ये बताइए कि इसको लिख सकते हैं कि 100 या 1680 किलो जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें के छूटा हुआ है तो इसको 1680 किलो जूल होगा। फिर से यहाँ रिपीट हम कर देते हैं, एक बार फॉर्मूला बिठा लीजिएगा। देखिएगा हम क्या बताएं कि याद रखिएगा क्यू बराबर होता है एम एस डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की जगह पर आप थीटा भी लिख सकते हैं। एक क्यू बराबर गुप्त ऊष्मा लिखिएगा एम एल होता है, एक याद रखेगा ऊष्माधारिता बराबर एम एस या एच ए बराबर होता है क्यू बाई डेल्टा टी। इतना फार्मूला हीट से याद रखेगा, इतने से घुरा फिरा के क्वेश्चन सेट किया जाता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि अग्निशामक के सिलेंडर में भरी जाती है, तो अग्निशामक के सिलेंडर में क्या भरा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है, CO2 भरा जाता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि A4 सीट की छोटी भुजा और A3 सीट की लंबी भुजा का अनुपात क्या होगा। जब सेट नंबर 1 में देखे होंगे तो रिपीट क्वेश्चन किया है, आपको यहाँ समझा भी देते हैं, लिख लीजिएगा।
अगर हम बात करते हैं A4 साइज का, तो A0 साइज का अगर बात करेगा तो A0 का साइज जो होता है वो 841 और 1189 होता है। उसी तरीक़ा से A1 का अगर लिखिएगा तो इसका हाफ करिएगा तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और ये बताइए 5 दूनी 10 1, 9 दूनी 18 हो गया और 4 दूनी 8, अप्रॉक्स मान लेना है और 841 को यहाँ लाना है तो 841 आया। उसी तरीक़ा से फिर A2 का निकालिएगा तो 841 का हाफ करिएगा तो 400 कितना हो जाएगा, तो 20 होगा और फिर 594 लिख देना है। फिर A3 का अगर बात करिएगा तो A3 को 594 को हाफ करिएगा तो 2 दूनी 4, 1, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और फिर 420 लिखिएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। फिर A4 का अगर बात करेगा तो A4 का 420 जो है वो 210 होगा और इसी तरीके से 297 यहाँ चलाएगा। अब देखिएगा क्या पूछा गया, A4 सीट की छोटी भुजा, तो A4 सीट की छोटी भुजा तो 210 हो गया और उसी तरीके से पूछा A3 सीट की लंबी भुजा, तो A3 सीट की लंबी भुजा कितना है, तो 420 है, तो 420 हो गया। इसको काटेगा तो 1:2 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, मिलान करिएगा। यहाँ से बोला है कि D0 का साइज कितना होता है, तो D0 का अगर बात करेगा तो D0 होता है 1500 1025, ठीक है। फिर बात करेगा D1 का कितना होता है, तो D1 का जो होता है वो 1725 होता है। D2 का पूछेगा तो D2 जो होता है वो 700, 500 और 15 होता है। D3 का पूछेगा तो 500, 350 और 3 होता है। तो देखिएगा A का कितना होगा, तो 2, तो A का 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। और नीचे देख लीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में ही है, लेकिन नीचे नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्त बता देते हैं कि इसका जो टेबल जो साइज का देता है ना, इसे एक डी वाला भी याद रखेगा, ए वाला भी याद रखेगा और टी वाला भी याद रखेगा। ये सब साइज पूछते रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न का अगर बात करते हैं तो बोला गया है कि कौन सा है जो RF घटता पैमाना का रेखा चित्र है। तो आपको हम बता देते हैं कि 3 प्रकार का पैमाना होता है। 3 प्रकार में एक होता है पूर्ण आकार का, पूर्ण आकार का होता है। दूसरा अगर बात करिएगा तो एक होता है लघु, लघु होता है, एक सेकंड, एक होता है लघु होता है और एक होता है विस्तार। एक होता है क्या, विस्तार। पूर्ण आकार का मतलब ये होता है कि 1:1। आपको हम बता देते हैं पूर्ण आकार का मतलब ये हुआ कि कोई का भी अगर ड्राइंग बनाना है और एक ऐसा वस्तु लीजिए कि उसको कोई छोटा बड़ा करना नहीं है, जो वस्तु का शेप है उसी शेप का ड्राइंग बना देना, तो वो हो गया पूर्ण आकार का। फिर लघु आकार का अगर बात करेगा तो लघु आकार में होता है कि बड़ी वस्तुओं को छोटा करके बनाना, काहे कि बहुत ज़्यादा बड़ा वस्तुओं को फिगर या ड्राइंग करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बड़ी वस्तुओं को छोटा करके बनाना रहता है, तो होता है लघु। फिर विस्तार जो होता है छोटी वस्तुओं को बड़ा करके बनाया जाता है, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके बनाया जाता है। तो जब इसका RF निकालिएगा तो RF इसका 1:1 हो जाएगा। अब ये बताइए कि लघु का अगर बात करेगा तो लघु को क्या करिएगा, बड़ा से छोटा करिएगा, तो बड़ा से छोटा जब करिएगा तो ऊपर में x आएगा और 1 देगा। इसी तरीक़ा से विस्तार करिएगा तो छोटा से बड़ा करिएगा, विस्तार में क्या करिएगा तो छोटा से बड़ा करिएगा, तो छोटा से अगर बड़ा करना है तो यहाँ जो देगा 1:x देगा, 1:x देगा। तो बोला है कि घटता पैमाना का रेखा चित्र खींचिए। तो अगर घटता पैमाना का अगर बात करते हैं, एक सेकंड माफ करिएगा उल्टा लिखा गया है, ये बताइए घटता पैमाना लघु बोला है, तो लघु होगा तो लघु का तो बड़ा हो गया। लघु अगर बात करिएगा तो लघु का बड़ा से छोटा लिखना है, तो बड़ा वाला नीचे आएगा, छोटा वाला ऊपर जाएगा, तो छोटा वाला ऊपर जाएगा तो यहाँ 1:x आएगा। अगर यहाँ बात करेगा तो विस्तार जो होगा वो पूर्ण आकार, विस्तार को जो होगा वो छोटा से बड़ा होगा, तो छोटा से बड़ा होगा तो बड़ा साइज ऊपर जाएगा, तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ 1 होगा। तो इसका बोला है 1:x में, काहे कि बोला घटता पैमाना, तो घटता पैमाना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। आपको अगर बेसिक साइंस जो पढ़िएगा तो वहाँ आपको ये वाला थ्योरी कंसेप्ट क्लियर करेगा। यहाँ हम थोड़ा रफली बता दिए हैं, वहाँ जब क्लियर करिएगा थ्योरी तो वहाँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। 3 पैमाना होता है, पूर्ण आकार का होता है, लघु आकार का होता है और विस्तार आकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कोटिपूरक कोण कौन सा होगा। तो कोटिपूरक कोण का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है अल्फा प्लस बीटा कितना, तो 90 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, 40 नंबर में पूछा गया है, बोला गया है कि जब 2 कोण का योग 90 डिग्री हो तो किसके बराबर होगा।
तो ये बताइए, अभी हम बताएं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ही हम पूरक कोण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संपूरक कोण का बात करेगा तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, इसका अल्फा प्लस बीटा का कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो पूरक और संपूरक याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि कौन सी बीमा रेखा की सही प्रक्रिया प्रदर्शित करती है। बोला है कि कौन सी बीमा रेखा की सही प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। तो बीमा रेखा की सही प्रक्रिया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, जो प्रदर्शित करता है। हमेशा जो भी नंबर आएगा वो लिखा जाता है बीमा के ऊपर में लिखा जाता है। तो पिछले सेट में भी हम करवाए थे कि बीमा के ऊपर लिखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि व्यू में घन के तीनों फेस या प्लेन के साथ असमान कोण बनाता है। बोला है कि व्यू जो होता है वो घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाता है। तो असमान कोण बनाता है जो ट्राइमेट्रिक बनाता है। असमान कोण का अगर बात करिएगा तो असमान होता है जो ट्राइमेट्रिक बनाता है, ट्राइमेट्रिक बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा कि जब किसी भी ठोस की अक्ष VP के लंबवत और HP के होगी। बोला है कि जब किसी भी ठोस की अक्ष VP के लंबवत है, VP मतलब वर्टिकल के लंबवत हो गया और हॉरिजॉन्टल के क्या हो गया, तो हॉरिजॉन्टल है, इसका क्या होगा, तो इसका होगा समांतर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, तो समांतर होगा। अगले प्रश्न दोस्त बता देते हैं कि अगर ड्राइंग का अगर बात करेगा तो ड्राइंग का चैप्टर वाइज हम चला रहे हैं, तो आप चैप्टर वाइज क्लियर कर सकते हैं। उसका भी अल्टरनेट में वीडियो एक अपलोड किया गया है और दूसरा वीडियो भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको फायदेमंद हो रहा है तो कमेंट में इसका जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि नॉर गेट को किस संकेत से सूचित किया जाता है। तो नॉर गेट का अगर बात करेगा तो नॉर गेट को ऑप्शन नंबर बी से सूचित किया जाता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि मानक प्रतिरोध द्वारा अमीटर का अंश शोधन कहलाती है। मानक प्रतिरोध के द्वारा अमीटर का अंश शोधन कहलाती है। तो अंश शोधन कौन सा कहलाती है, तो अंश शोधन जो कहलाती है वो द्वितीय अंश शोधन कहलाती है, द्वितीय अंश शोधन कहलाती है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले में बोला है कि साइकिल किस प्रकार का मशीन है। साइकिल किस प्रकार का मशीन है, तो साइकिल एक यौगिक और मिश्रित मशीन है। साइकिल यौगिक और मिश्रित है। यौगिक इसलिए है, अगर बात करिएगा तो इसका जैसे कि एक होता है जैसे उत्तोलक मतलब मशीन हो गया, तो साइकिल का अगर बात करिएगा तो साइकिल में बहुत ऐसा पार्ट है जो मिल के बना हुआ है, इसीलिए यौगिक का या मिश्रित मशीन है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि ऐसी आकृति जो आगे से तीखे और पीछे से मोटे होते वो क्या कहलाते हैं। बोले हैं कि ऐसे आकृति जो आगे से तीखे हैं और पीछे से मोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आगे से तीखे और पीछे से जो मोटे होते हैं उसको हम वेज आकृति कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो वेज आकृति कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि पारिस्थितिकी में बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध को बताता है। तो ये जो इकोलॉजी जो बताता है वो जीव और वातावरण को बताता है, जीव और वातावरण को बताता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि सप्तभुज में विकर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो सप्तभुज में विकर्णों की कुल संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइएगा n × n - 3/2। तो n कितना दिया 7 और 7 में से 3 जाएगा तो 4/2, तो 2 दूनी 4 7 दूनी कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा कार्य है जो प्रोटेक्टर से किया जाता है। कौन सा कार्य प्रोटेक्टर से किया जाता है। तो कोण का मापना भी किया जाता है, कोण बनाना भी किया जाता है और वृत्त को विभाजित करके सेक्टर बनाना भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त हम इसका 50 प्रश्न करवाएं जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का सिलेबस में CBT 2 में दिया गया है। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से जुड़ सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा और इससे बेस्ट सेशन लाने के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी प्रैक्टिस सेशन का बुक अगर मार्केट में आता है उसको ला के हम एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। बस आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, वहीं से हमको मोटिवेशन मिलता है। आपको कोशिश करेंगे कि आगे जब रिजल्ट आ जाएगा CBT 1 का तो CBT 2 में कम समय का है कि 1 से 1.5 मंथ का टाइम देगा। तो 1 से 1.5 मंथ में हम चाहेंगे कि सुबह और शाम दोनों समय हम इसका
प्रैक्टिस सेट देने का प्रयास करेंगे। तो कमेंट में इसके बारे में जरूर लिखिएगा। अगर इस सेशन पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। चलिए, इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।